नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग सामान्य अध्ययन की सुपर 2020 श्रृंखला में भारतीय संविधान को कर रहे हैं। आज ये चौथा दिन है, तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र जो है और इसको भारत में भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर हम इसके विश्लेषण पे देखें तो मूल अधिकार संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चूँकि ये संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है, अतः इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एक जो है विशेष अधिकार जो है भारत के नागरिकों को राज्य से प्रदान किया गया है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके अधिकारों को संरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये मूल अधिकार बेसिकली कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। और अन्य जो प्रावधान थे, भाग 2 जो है उसमें आया हुआ था ऑप्शन में, वो संबंधित है नागरिकता से, सिटीजनशिप से संबंधित है। भाग 4 हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और भाग 5 हमारा संघ से संबंधित है। हमने देखा था पहले भाग 6, इसके आगे हमने भाग 5 संघ है, भाग 6 जो है राज्य है, और 6, 5, 11 हमने जोड़ दिया था, तो संघ राज्य क्षेत्र हो गया। 7वां भाग हमने बताया था जो निर्सित है, रिपील्ड कर दिया गया है। और 8वां भाग जो है वो किससे संबंधित था? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित था। और उसमें जब 6, 5, 11 हमने जोड़ दिया तो 6, 5, 11 किससे संबंधित था? संघ और राज्यों के बीच जो है संबंधों से संबंधित था 11। तो वो संबंध 2 प्रकार से थे, और तीसरा जो वित्तीय संबंध था वो 12वें भाग में था। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको याद कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है याद करने का, लिंक करते हुए याद कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट, मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये गलत लिखा हुआ है। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष एवं मूल अधिकार समिति उप समिति, समिति और उप समिति 2 चीज़ बनाई जाती थी, समितियाँ बनाई जाती थी और उससे उप समितियाँ। तो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे, और उप समिति के अध्यक्ष मूल अधिकार उप समिति के वो JB कृपलानी जी थे। तो ये वाला सही है इसमें ऑप्शन। इसमें हम लोग देखेंगे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष पटेल जी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक दोनों कंबाइंड समितियां थी, इसके पटेल जी अध्यक्ष थे। और मूल अधिकार उप समिति जो थी, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, यहाँ अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे पटेल जी, और अल्पसंख्यक उप समिति जो थे इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। और सर्वोच्च न्यायालय हमने कल भी देखा था, सर्वोच्च न्यायालय जो है S वारदाचार्यार थे इसके अध्यक्ष। और राज्य समिति JL नेहरू। राज्य समिति, संघ समिति की अगर बात आए, संघ संचालन समिति वगैरह तो JL नेहरू है, लेकिन हमने यहाँ पे राज्य समिति जानबूझ कर लिया क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, पटेल जी को लगाओगे, लेकिन राज्य समिति किससे संबंधित है? JL नेहरू से संबंधित है। तीसरा प्रश्न, मूल अधिकार संबंधी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब आज के समय में केशवानंद भारतीवाद के बाद, अब जो है 1973 के बाद जो 24 अप्रैल 1973 का दिन जो है भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा। वो 2 चीज़ों के लिए याद किया जाता है। 24 अप्रैल का दिन जो है, 24 अप्रैल 1973 का जो दिन था वो केशवानंद भारतीवाद के लिए था, जो कि सबसे बड़ी बेंच जो है संवैधानिक बेंच बनाई गई थी 13 लोगों की। बहुत बड़ा डिसीजन आया था, मौलिक ढांचे का डिसीजन आया था। और 24 अप्रैल 2010 को जो है भारतीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। हमने कल देखा था कि ये 11वां पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया था, और तो इसलिए ये गलत हो गया। संशोधन नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है और लेकिन किया जा सकता है परंतु साधारण विधेयक द्वारा। देखिए, अब चूँकि बात मूल अधिकारों की है तो हमने जो संशोधन पढ़ा है, संशोधन संविधान में 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तो साधारण विधेयक से, और दूसरा है जो है बहुमत द्वारा, और यानी 368 अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये भी नहीं होगा, चूँकि मौलिक अधिकार की बात है तो इसे साधारण विधेयक के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ना तो फर्स्ट है ना तो सेकंड है, ये दोनों नहीं होगा, इसलिए गलत है। तो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना मूल अधिकार को संशोधित किया जा सकता है, परंतु संसद के विशेष बहुमत द्वारा, न कि साधारण बहुमत द्वारा। अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार से संशोधन होते हैं, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की भी बहुमत द्वारा। तो इस तरीके से ये होता है संविधान संशोधन। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं? अब यहाँ पे नागरिक की अगर बात आ जाए, देखो मूल अधिकार 2 प्रकार के लोगों को दिया जाता है। एक नागरिक यानी जो सिटीजन होंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया।
सिटीजन होंगे, और दूसरा जो है वो क्या होगा, दूसरा होगा व्यक्ति यानी पीपल। अब व्यक्ति में भारत का भी नागरिक हो सकता है, भारत का नहीं हो बाहर का भी हो सकता है, कोई जो है बाहर का यानी कि NRI भी हो सकता है, लेकिन उसे सिटीजनशिप नहीं इंडिया का, तो उसे भी मिलता है, मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो 5 प्रकार के मुख्यतः हैं। अब वो 5 प्रकार के कौन कौन से, 15 हैं, 16 है और 19 है, 29 और 30, ये 5 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 15 और 16 दिया हुआ, ये तो बिल्कुल सही है, और अनुच्छेद 18 और 19, 18 नहीं है 19 है, लेकिन इसमें चूँकि 18 दी है तो ये गलत हो गया। अनुच्छेद 29 और 30 हमने देखा था, अनुच्छेद 29 और 30 था, तो इसलिए ये भी सही है। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ ये और सी दोनों, तो ये वाला डी वाला सही होगा। तो हमने जैसा कि बताया, तो व्याख्या में देखते हैं नागरिकों को यानी कि भारतीय नागरिकों सिटीजन्स को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं 15, 16, 19, 29 और 30, तो हमें ध्यान रखना है 5 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग्स बचे हुए हैं वो व्यक्तियों को 14 है, और 17, 18 जो कि समता का अधिकार है ये, फिर 20, 21, 22, 19 यहाँ चला आया, क्योंकि ये 19, 20, 21, 22 ये 4 अधिकार थे जो है स्वतंत्रता वाले, और फिर उसके बाद 23, 24 जो है, फिर 25, 26, 27, 28 ये सब जो है व्यक्तियों को प्राप्त है। राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधानों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। अब आपातकाल के दौरान मूल अधिकार किस तरीके से इसकी प्रवृत्ति होती है, तो आपातकाल कि सशस्त्र विद्रोह, देखो आपातकाल जो है 352 के तहत जो है लगाया जाता है, 3 तरीके से लगाया जाता है। एक तो बाह्य आक्रमण, और दूसरा जो है अभी देखते हैं, क्योंकि बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 तरीके हो गए। तो अगर बाह्य आक्रमण और युद्ध के माध्यम से लगाया जा रहा है, तो इसमें पहले प्रश्न पढ़ते हैं, आपात की सशस्त्र विद्रोह पर की गई घोषणा में अनुच्छेद 19 के अधिकार निलंबित नहीं होंगे, तो बिल्कुल सही है। सशस्त्र विद्रोह पर अगर घोषणा की गई है आपात, तो 19 के अधिकार निलंबित नहीं होंगे। आपात की उद्घोषणा पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। अनुच्छेद 20 और 21 बिल्कुल किसी भी मायने में निलंबित नहीं होंगे, सस्पेंडेड नहीं होंगे, किसी भी तरीके का आपात लगाया गया हो तो ये सस्पेंडेड नहीं होंगे, तो इसलिए पहला और दूसरा सही है बिल्कुल। व्याख्या देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा करता है, तो ये उद्घोषणा यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होती है तो अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 के अधिकार को निलंबित कर सकता है। अगर इन दो जो है बाह्य आक्रमण और युद्ध, सशस्त्र विद्रोह में हमने देखा उसमें नहीं कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 3 का सहारा और 358 का सहारा लेकर के इन 2 तरीक़ों से इसको निलंबित कर सकता है अगर आपात लगता है तो। जबकि अनुच्छेद 359 के आधार पर केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। छठा प्रश्न लोग देखते हैं, संविधान के भाग 3, भाग 4, भाग 6 आदि में प्रयुक्त राज्य शब्द, राज्य शब्द संविधान पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो ये अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत शामिल होंगे भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी में नगर निगम हो गया आपका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत। अन्य प्राधिकारी में जितने भी जो है जितने भी संस्थान हो गए, संगठन हो गए, ये सब अन्य प्राधिकारी में आते हैं, तो ये सब राज्य की परिभाषा के दायरे में आते हैं। विधायिका द्वारा निर्मित ऐसे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, न्यायालय उन्हें विधि शून्य घोषित कर सकता है। ऐसी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान न्यायालय को किस अनुच्छेद में प्राप्त है, तो ऐसे अनुच्छेद 13 में प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यानी जो है आपका ये हो गया जुडिशियल रिव्यू की जो है शक्ति किस अनुच्छेद 13 में प्राप्त है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, इसको सुरक्षा कवच भी कहा जाता है अनुच्छेद 13 को। इसे न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन या JR यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति इससे प्राप्त होती है। USA के संविधान से लिया गया। अब देखो हमने यहाँ 2 चीज़ देख लिया, जो मूल अधिकार है वो भी USA के संविधान से लिया गया है, और जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो चीज़ है ये भी USA के संविधान से लिया गया है। जहाँ अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट को, वहीं अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त है।
8वां प्रश्न लोग देखते हैं, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार इसके पहले अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जिसे अब 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत संविधान राज्य को कितने आधारों पर नागरिकों के मत विभेद करने से रोकता है, प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 15 में जो है, अनुच्छेद 15 के तहत संविधान राज्य को कितने आधारों पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? तो ये 5 आधारों पर। कौन कौन से 5 आधार हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और एक है जन्मस्थान। तो इस तरीके से 5 आधारों पर जो है प्रतिषेध करता है, और भाषा और निवास के आधार पर विभेद राज्य नहीं कर सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी EWS को शैक्षणिक संस्थानों में तथा नौकरियों में 10% के आरक्षण का प्रावधान संविधान में किन अनुच्छेदों को जोड़कर प्रदान किया गया है? तो ये बहुत ही जो है संभावित प्रश्न आने की, ये भी करंट मुद्दा है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15(6) और 15(16) जोड़ दिया गया है। तो प्रश्न कह रहा है जो अभी संशोधन किया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 में, तो उसमें सामान्य वर्ग के कमज़ोर लोगों को EWS इकोनॉमिक वीकली सेक्शंस को अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ करके इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये क्या है? संविधान के 104वें संशोधन 2019 द्वारा EWS को अनुच्छेद 15(6) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं तथा अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 15 कहता है जो है उस विभेद ना करना किसी भी तरीके से। जो 5 प्रकार की जो मूल है या फिर जन्मस्थान है, इस तरीके से हमने देखा था, इनके आधार पर विभेद ना करना। अनुच्छेद 16 क्या है? अवसर की समानता। तो ये सब अपवाद हैं, इनमें आरक्षण दे करके इनके माध्यम से जो है जो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हुए, जो यानी कि जिनका एकदम बिल्कुल बाहरी सीमा पर लोग हैं समाज के, तो उनके विकास के लिए ये संशोधन सामान्य वर्गों के लिए किया गया 104वां संविधान संशोधन। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण तथा स्त्री प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी रिलीफ जैसे मूलाधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? देखो, महिलाओं से संबंधित है तो इसमें प्रश्न आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो घरेलू हिंसा से संरक्षण और स्त्री प्रसूति अवकाश जो है ये अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को स्त्रियों और बालकों को विशेष स्थिति के अनुसार कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। OBC SC ST को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(4) अभी हमने देखा था अनुच्छेद 15(6) जो कि अभी जोड़ा गया है, जिसमें कि EWS को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है 10%। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। अवसर की समता बिल्कुल अनुच्छेद 16 में है। अवसर की समता। निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएँ दी गई हैं 6 प्रकार की, उनमें निवास की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 है विदेश जाने का अधिकार। ये जो है विदेश जाने का अधिकार। अनुच्छेद 21 बहुत ही व्यापक अनुच्छेद है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। बलात्कार का परिच्छेद अनुच्छेद 23 है। और अनुच्छेद 24 इसी से संबंधित है, जो कि बालकों को जो है नियोजन में संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। बलात्कार यानी फोर्स लेबर के लिए अनुच्छेद 23 है, और बालकों के नियोजन के लिए अनुच्छेद 24 है। तो इसलिए ये वाला होगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य कितने आधारों पर लोक नियोजन में विभेद नहीं करेगा? अब वहाँ पर हमने देखा था 5 आधार थे अनुच्छेद 15 में, यहाँ पर 7 आधार हैं। अब यहाँ पर 2 आधार और बढ़ गए हैं। यहाँ पर धर्म 5 तो वही है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, ये तो 5 आधार अनुच्छेद 15 में थे। उद्भव और निवास स्थान यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 16 के अंतर्गत 7 आधारों पर लोक नियोजन में विभेद नहीं करेगा राज्य। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किस मूलाधिकार का हिस्सा है? तो ये वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने, प्रेस की आज़ादी आदि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) का के अंतर्गत आते हैं।
किसी दोषसिद्धि व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के दबाव से कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 जो है वो दोषसिद्धि के संबंध में है, यानी कि उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो ये है अनुच्छेद 20(3) में दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है इसमें प्रावधान है, और अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, अनुच्छेद 20 और 22 ध्यान रखना। 20 जो है दोषसिद्धि से संबंधित और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संबंधित है। राज्य से निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद का भाग है? देखो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निःशुल्क खाद्य सामग्री, जैसा कि कोरोना के समय आजकल चल रहा है निःशुल्क खाद्य वितरण का जो है, तो ये भी देखो मौलिक अधिकारों में से ही है। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत जो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आर्टिकल 21 है, उसके तहत जो है राज्य के लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने, एकांतता के अधिकार यानी प्राइवेसी से संबंधित भी अधिकार जो आता है 21 के अंतर्गत ही आता है। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना से संबंधित जो हमें चिकित्सीय सहायता मिल रहा है वो भी हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 21 मूल अधिकारों में बहुत ही व्यापक एवं गत्यात्मक अनुच्छेद है। तो 21 चूँकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित, भाई अब इसमें पर्यावरण, हमको जीवित रहने के लिए स्वच्छ वायु चाहिए, तो पर्यावरण स्वच्छ रहे, ये भी हमारा जो है पर्यावरण स्वच्छ रहे, ये भी हमारा जो है मौलिक अधिकार है। तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। शिक्षा का अधिकार किस तिथि से प्रभावी हुआ? शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें संविधान के 3 अनुच्छेद संशोधित हुए, अनुच्छेद 21 का तथा DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो इस तरीके से 86वें संशोधन द्वारा ये जो है प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 से। यहाँ पर मिलान करना है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये हो गया अनुच्छेद 22, हमने देखा था पिछले उसमें गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित अनुच्छेद 22। राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध 28 करता है, और राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में सभी को प्रवेश का अधिकार अनुच्छेद 29 के तहत है, और अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। तो इसलिए ये बी वाला सही होगा। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण, मानने, आचरण करने, प्रचार की स्वतंत्रता, यानी धर्म को अंतःकरण करने, धर्म को मानने, उसका धर्म आचरण करने, धर्म धारण करने यानी और उसका प्रचार करने, इसकी स्वतंत्रता किसमें दी गई है? 25 में। और 26 में कहा गया है धार्मिक संस्थानों द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यहाँ पर धार्मिक संस्थानों की, व्यक्तियों की बात नहीं की जाती है, धार्मिक संस्थाओं द्वारा। और अनुच्छेद 27 कहता है राज्य धार्मिक अभिवृद्धि हेतु किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 27 यानी कर से संबंधित धार्मिक जो है कार्य करने के लिए राज्य किसी के ऊपर जबरदस्ती कर नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध किया गया है। जो राज्य द्वारा संचालित, जैसे कि हमारा एडेड स्कूल है, तो इसमें धार्मिक शिक्षा पर निषेध किया गया है अनुच्छेद 28 के तहत। और इसी प्रकार से आपका ये जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसमें 2 अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, और अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार देता है। शिक्षण संस्था से संबंधित है, अल्पसंख्यक, दोनों अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही है अनुच्छेद 29 और 30, लेकिन इसमें इसके हितों की संरक्षण से संबंधित है, और इसमें इसको शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन। 19वां है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न हमेशा आते रहते हैं इससे, और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको हमने जो है डिटेल से यहाँ समझाने की कोशिश की है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत करना, ये सब मिले हुए हैं। सशरीर प्रस्तुत करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखना। किसी बंदे को बंदी बना लिया तो उसको प्रत्यक्ष रूप से यानी प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश यानी मैंडमस, परमादेश यानी बहुत बड़ा आदेश देना। और प्रतिषेध क्या है? प्रोहिबिशन, विधिक सीमाओं के अतिक्रमण पर अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है केस को अपने पास मंगाने के लिए।
प्रोहिबिशन जारी किया जाता है किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कि जो है अगर वो कोई ऐसे डिसीजन दे रहा है जो डिसीजन या फिर लंबित डिसीजन है कोई ऐसा, तो उसको अपने न्यायालय में वापस बुलाने के लिए ये प्रोहिबिशन दिया जाता है। और उत्प्रेषण या सर्टियोरी ये जो है अधिकार ये भी उसी से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे निर्णय हो चुका होता है। निर्णय देने पर वरिष्ठ न्यायालय जो है इसको जो है ये रिट जारी करता है, यानी कि अधिकारिता क्षेत्र से बाहर कोई निर्णय अगर अधीनस्थ न्यायालय देता है या कोई ट्रिब्यूनल देता है तो उसके खिलाफ सर्टियोरी या फिर उत्प्रेषण रिट जारी करता है। और ये है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है किस आधार से लोग पद धारण कर रहे हैं इससे संबंधित है, यानी आपका क्या अधिकार है कि आप इस लोक पद पर जो है जो पद आपको नहीं धारण करना चाहिए, जो पद आप जिस पद के लिए आप योग्य नहीं उस पद को आप धारण कर रहे हैं, तो ये किस बिहाफ पर आप कर रहे हैं, तो ये अधिकार परीक्षा रिट जारी करके किसी लोक नियोजित व्यक्ति से पूछा जा सकता है। लास्ट प्रश्न है, एक सेकंड, हाँ, किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में एक याचिका दी जाती है, उसका अधीनस्थ न्यायालय विधिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए न्यायिक कार्यवाही कर रहा है, तो ऐसे में वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किस प्रकार की रिट जारी की जाएगी? तो ये प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट जारी की जाएगी। अब यहाँ पर हम प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दो ऐसे रिट हैं जो कि न्यायालय द्वारा न्यायालय को या ट्रिब्यूनल को जारी किए जाते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय को। तो प्रतिषेध ये दोनों रिट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा या प्राधिकरण को जारी की जाती है। प्रतिषेध चल रही कार्यवाही या लंबित कार्यवाही को रोकने हेतु, जबकि उत्प्रेषण कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है। प्रतिषेध में लंबित केस को वरिष्ठ न्यायालय सुनवाई हेतु अपने पास मंगवा लेता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो है लेक्चर ये हमारा सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगले सीरीज़ के लिए हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। और हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रही और हम लगातार जो है इसी प्रकार से सीरीज़ लाते रहें। संविधान के बाद हम और भी विषय करेंगे, इतिहास है, आपका भूगोल है, जैसा कि भूगोल का मैं लेक्चरर हूँ तो इसी तरीके से उसमें भी अच्छा कर सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अपनी इन पीटी परीक्षाओं के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस हमें आपसे ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस सिर्फ क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको आप जो है शेयर करिए, लोगों को मोटिवेट करिए सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि हमारा भी उत्साह कुछ वर्धन हो। ठीक है, धन्यवाद।